Hello bachcho, welcome back to the channel and this is Neha from SGCA. So in this lecture, we will start from the second chapter of your section number 1. As you all know, we have already completed the chapter number 1 titled as An Astrologer's Day. तो आज के लेक्चर में देख लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका टाइटल है ऑन सेइंग प्लीज, उसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। अब देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ या थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ कि एक्चुअली हम इसमें देखने क्या जा रहे हैं। तो चलो अब थोड़ा रियल लाइफ इंसिडेंट से मैच कर लेते हैं या थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि क्या चीजें पढ़ेंगे। तो मान लो कि आपके पास कोई एक ऐसा स्ट्रेंजर आया, ठीक है, उसने आपको बोला कि भाई जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो आप करोगे क्या? नहीं, आप सीधा उसको 2 खींच के मारोगे। क्यों? क्योंकि उसने आपको रिक्वेस्ट नहीं किया, उसने आपको ऑर्डर दिया, और किसी से भी ऑर्डर लेना किसी को भी पसंद नहीं है until and unless it's your job। अगर वही स्ट्रेंजर वापस आया और उसने बोला प्लीज क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओगे, तो क्या तुम करोगे या नहीं करोगे मुझे बताओ। तो ऑफ कोर्स तुम वो रिक्वेस्ट उसकी कंप्लीट या फुलफिल करके दोगे। तो कहने का मतलब क्या कि दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या है, दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रेंजर के रिक्वेस्ट करने का तरीका। पहले सिचुएशन में उसने डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया या उसने सीधा बोल दिया कि भाई तू लेके आ और ये कर वो कर, क्योंकि आप देखो वो उसने ऐसा किया है तो आपको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। और वहीं देखो कि सेकंड सिचुएशन में क्या किया था कि उसने प्लीज बोला तो आपका कहीं दिल पिघल गया। तो चलो इसी चैप्टर में हम देखने जाएंगे कि किसी भी पर्सन की लाइफ में, चाहे वो अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, एटिक्वेट्स, मैनर, एक प्रेजेंटेशन, वे ऑफ टॉकिंग, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी कितना मैटर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज। अब जैसा आपको पता है कि हम जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक प्रथा रही है, हमारी एक रिचुअल रही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है? तो वो है बच्चों अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, ठीक है, 1865 to 1946। He was born at Chelmsford in Essex in 1865। तो कहां पे बॉर्न हुए थे? Chelmsford। He started his literary career as a journalist। तो ऐसे स्टार्टिंग में एकदम राइटर नहीं बन गए थे या बुक नहीं लिखने का काम करते थे। He started his literary career as a journalist, जो पेपर में आर्टिकल्स लिखने का काम करते हैं। At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News, London. Under the pseudonym, pen name, Alpha of the Plough, he made regular contributions to the Daily News, the Manchester Evening News, etc. अब देखो इनको ना एक पेन नेम से जाना जाता था। जैसे कि आप किसी भी बड़े हीरो को देख लो, तो जैसे कि आपका सलमान खान हो गया, तो आप उसको सलमान खान नहीं, उसको एक नाम से जानते हो, दैट इज भाईजान। तो आपको कोई भी भाईजान बोले वो भाईजान की मूवी निकली है, तो आप अपने आप समझ जाते हो कि किसकी मूवी निकली है। वैसे ही इनका एक सूडोनेम है जिसका दूसरा मतलब पेन नेम होता है। तो हमारे जो राइटर है उनका पेन नेम क्या है? Alpha of the Plough. His essays are uniformly elegant, graceful and humorous। तो इनकी जो स्टोरी रही है बड़ी ब्यूटीफुल रहती है, बड़ी ग्रेसफुल रहती है एंड ह्यूमरस, मतलब फनी भी रहेगी। The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves in the wind are some of his best known writings। His uniqueness lies in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner। जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बोला था कि हर इंसान की खासियत रहती है, वैसे ही हर राइटर की भी खासियत रहती है। तो इनकी जो क्या खासियत है, इनकी राइटिंग्स में आप क्या देखने को हमें मिलेगा कि जो भी ये स्टोरी बताते हैं, जो भी स्टोरी ये डिस्क्राइब करते हैं, वो हमें लाइफ का कोई बेसिक ट्रुथ बता के चली जाती है कि सच बोलना बहुत ही अच्छा काम होता है, झूठ बोलना पाप होता है, ठीक है। ये जो बेसिक ट्रुथ्स ऑफ लाइफ है ना, जो आप अपने लाइफ में सीखते हो या तो अपने सराउंडिंग से या कहीं रीड करके, वो आपको इन स्टोरीज में जरूर देखने को मिलेगी। ही रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी इन एवरीडे लाइफ। किसी इंसान के लिए उसकी लाइफ में मोरालिटी, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, वो कैसे मैटर करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे इस चैप्टर में। On saying please, he points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy,
एंड पोलाइटनेस इन डेली बिहेवियर। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होते हैं, मतलब गुड मैनर्स हमारी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, किसी को कर्टेसी देना, किसी से पोलाइटली बात करना क्यों हमारे लिए जरूरी होता है और कैसे वो हमारे सराउंडिंग को इफेक्ट करता है या अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it। तो एक और चीज बताते हैं कि अगर आप किसी से अच्छे से बात करोगे या आपका ऐसा नेचर हो जहां पे आप दूसरों को कर्टेसी दिखाते हो या पोलाइटली बात करते हो या हम्बली बात करते हो, तो कैसे आपका आसपास का जो सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, वो एकदम मिठास से भरा रहेगा। लेकिन वहीं जब आप किसी से बदतमीजी से बात करते हो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, किसी को इज्जत नहीं देते हो, तो आपका जो एनवायरमेंट रहेगा वो एकदम खराब सा रहेगा, एकदम ऐसा सड़ा हुआ सा रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे मेन चैप्टर से। ऑन सेइंग प्लीज, द यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग वाज फाइन्ड फॉर द ऑफेंस वाज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग। अब देखो, इनकी जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो एक सिटी के लिफ्ट से स्टार्ट होती है, जहां पे आपने देखा होगा हर लिफ्ट में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ना एक लिफ्ट मैन बैठा रहता है जो कि लोगों को ऊपर और नीचे तक पहुंचाने का काम करता है। तो वहीं पे एक लिफ्ट मैन हुआ करता था जिसने एक दिन क्या किया, एक आए हुए पैसेंजर को लिफ्ट से फेंक के बाहर कर दिया। ठीक है, और उसके लिए उसको सजा भी दी गई, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज। और ये जो सिचुएशन हुई थी, ये जो कांड हुआ था, वो सिर्फ एक वर्ड से लेके हुआ था और वो वर्ड है आपका प्लीज, PLEASE, प्लीज। The complainant entering the lift said top. The lift man demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift। अब हुआ क्या था कि जब वो पैसेंजर आया था लिफ्ट पे चढ़ने के लिए, तो टेक्निकली जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो कि कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, कैन यू प्लीज गिव मी योर वाटर, कैन यू प्लीज लेंड मी योर नोटबुक, तो आप क्या डालते हो, प्लीज। लेकिन यहाँ पे जो पैसेंजर आया ना, उसने उसको सिर्फ इतना डिमांड कर दिया टॉप, मतलब ऊपर लेके जाओ, लेकिन उसने प्लीज नहीं बोला। तो वो जो यंग लिफ्ट मैन था उसने बोला टॉप नहीं बोलने का, टॉप प्लीज बोलने का। लेकिन वो जो पैसेंजर था, मे बी उसका भी मूड ऑफ होगा या उसको भी कुछ मन नहीं होगा, तो उसने बोल दिया मैं नहीं बोलूंगा। तो उसने जब सुना कि वो उसको प्लीज नहीं बोलेगा, तो सीधा उसने उसको लिफ्ट से बाहर निकाल दिया। अब इस सिचुएशन में आप किसको गलत मानोगे, पैसेंजर को गलत मानोगे या यंग लिफ्ट मैन को मानोगे, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। ओके, आगे देख लेते हैं होता क्या है। दिस ऑफकोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार। तो ये जो बात थी, ये जो सिचुएशन था, वो सिर्फ एक चीज पे पूरा बना था, दैट इज मैनर ऑफ स्पीकिंग। डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी। मान लो किसी ने मुझे बदतमीजी से बात की और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, तो डिसकर्टेसी एक लीगल ऑफेंस नहीं है जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा या जेल में खाना खाना पड़ेगा, जेल में पानी पीना पड़ेगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। डिसकर्टेसी आपकी किसी भी लॉ बुक में ऐसा ऑफेंस नहीं बताया जाता है। अभी ऐसा भी इसका भी रीजन है कि क्यों, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डिसकर्टेसी कोई लीगल ऑफेंस नहीं है तो हम डिसकर्टेसी के नाम पे कुछ भी कर डालें मोहल्ले में। ठीक है, If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will equate me। तो अगर मेरे घर में कोई चोर आया और मैंने उसको मार दिया, ठीक है, या उसको मार के उसको एकदम बांध दिया, चेयर में बंद कर दिया, तब लॉ मेरे साथ रहेगा और किसके अगेंस्ट रहेगा, उस चोर के अगेंस्ट रहेगा। And if I'm physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence। अगर ऐसा भी हुआ कि बर्गलर ने मुझे मारने की कोशिश की, तो मैंने अगर उस पर वायलेंस किया है तो उसके लिए भी मुझे सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बर्गलर, ये जो चोरी है ना, ये लॉ के हिसाब से गलत काम है, एक लीगल ऑफेंस है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी करूं उस बर्गलर के साथ, बाई चांस ऐसा भी हो जाए कि गलती से वो मेरे हाथों मर जाए, तो भी काइंड ऑफ लॉ मेरे तरफ थोड़ा झुका रहेगा। क्यों? क्योंकि गलत काम वो कर रहा था मैंने। ठीक है, It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law। तो या जो अटैकर रहेगा या जो बर्गलर रहेगा, उसने वो लॉ तोड़ा है, तब जाके मैंने वो किया है। ऐसा अगर कोई ऐसा मैजिक नहीं हुआ और मुझे ऐसा नहीं ख्याल आया कि मैं सीधा उसका कत्ल कर दूं, नहीं। इसीलिए बर्गलर के अगेंस्ट लॉ रहेगा और वो लॉ मेरे साथ रहेगा। But no legal system could attempt to legislate against bad manners
or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. लेकिन discourtesy को वो legal offense नहीं मान सकते. क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों. अब यहां पे डिसकर्टेसी में एक वर्ड आ जाता है, दैट इज परसेप्शन. दैट इज वर्ड परसेप्शन. मैंने अगर आपको बोला जा जाके मेरे लिए पानी लेके आओ, और वहीं एक और बंदे को बोला कि जा जा मेरे लिए पानी लेके आओ, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मैंने आपको कमांड किया या मैंने आपको ऑर्डर दिया, लेकिन दूसरा बंदा ये भी तो सोच सकता है नहीं इसने मुझे प्यार से बोला, ये मुझसे ऐसे बात कर सकता है. मतलब क्या दोनों में सेंटेंसेस सेम थे, लेकिन दोनों बंदों का माइंड अलग था, इसलिए उन्होंने परसीव अलग अलग तरीके से किया. अब हमारा इतना बड़ा लॉ ऑलरेडी है जिसमें बहुत सारे ऑफेंस है. अब डिसकर्टेसी डाल देंगे तो बेटा उतना डबल लॉ काम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वहां पे डिसकर्टेसी में आप बता ही नहीं सकते कि क्या क्या होगा. ठीक है, यही रीजन है कि हमारा जो लॉ है वो वायलेंस सैंक्शन नहीं कर सकता अगेंस्ट डिसकर्टेसी. एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्ट मैन वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल. ऑल्दो लिफ्ट मैन को सजा मिली, ठीक है, हमारी सिंपैथी है कहीं ना कहीं, हाँ गलती है उस पैसेंजर की, लेकिन वो लीगल ऑफेंस नहीं है. ठीक है, it would not do if we were at liberty to box people's ear because we did not like their behavior or the tone of their voice or the scowl of their faces. अब किसी किसी का चेहरा ही गुस्सेदार है तो वो क्या करेगा, मैंने बोला यार इसका चेहरा ही गुस्सेदार है, मुझे गुस्से से देख रहा था, जाओ इसको जेल में डालो. ये कोई रीजनेबल बात होगी क्या बेटा? ये आपको लगेगा कि सही बात है. इसलिए डिसकर्टेसी इज नॉट ए लीगल ऑफेंस. आवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडियल एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे. और अगर ऐसा हो गया कि डिसकर्टेसी को लीगल ऑफेंस मान लिया या उसके लिए वायलेंस अलाउ कर दिया, तो पूरे दिन भर सिटी में जो गटर है वो पानी कम, गंदे पानी कम और खून से ज्यादा बहते रहेंगे. वो बोलेगा तुमने मुझे आंख दिखाया इसलिए मैंने तुम्हारा कत्ल कर दिया, तुमने मुझे ऐसा उंगली किया इसलिए मैंने तुम्हारा कत्ल कर दिया, फिर तो वहां पे कोई भी नहीं बचेगा. तो इसलिए बोला गया है कि डिसकर्टेसी को हम एज ए लीगल ऑफेंस नहीं मान सकते. हाँ, किसी ने अगर किसी से बदतमीजी की तो गलत बात है, वो सही बात नहीं है, लेकिन उसको हम लीगली पनिशमेंट नहीं दे सकते. आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ दैट एसजीसीए के जो लेक्चर्स हैं वो दो प्रकार से चलते हैं. एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी जीमीट पे ली जाती है, जहां पे आप दिखाए गए फैकल्टी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रीमियम बैचेस में आपको बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. और क्या फैसिलिटीज है प्रीमियम बैचेस की, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं. द कोर्सेज विच आर ऑफर्ड बाय एसजीसीए आर 11th, 12th, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन. सो फॉर एडमिशन एंड मोर डिटेल्स यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट violent retaliation. I may be haughty or boorish and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. ये क्या राइटर क्या बोलते हैं कि जितना मैं गुंडा बन जाऊं, जितनी मैं वायलेंस कर लूं, जितना मैं कत्ल कर लूं, यस लॉ मुझे पनिशमेंट देगा, लेकिन जितना मैं किसी को बुरी तरह से बात करूं या जितना मैं किसी को रिस्पेक्ट ना करूं, तो लॉ उसमें कुछ नहीं करेगा. बस लोग मुझे कहेंगे कि हाँ इसको बात नहीं करना आता है, इसको इज्जत नहीं देनी आती है. ओके, the law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. तो ये क्या बोलते हैं राइटर, यहाँ पे एक पन मारते हैं कि लॉ हमें बोलता है क्या कानों में इयरिंग पहनो, अपनी मुस्टाच शेव करो, अपने रिंगलेट्स पहनो, ये करो वो करो. तो वैसी लॉ हमें ये भी नहीं बताता है कि तुम प्लीज बोलो या ऐसी टोन में बात करो कि सामने वाले को बुरा ना लगे. इट डज नॉट रिकग्नाइज द लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस फॉर कॉम्पेंसेशन. वो क्या बोलता है, सामने वाला कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है, उसके हिसाब से नहीं डिपेंड करेगा कि लॉ में क्या रूल रहेगा या क्या नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि हर एक बंदे के हिसाब से उसकी फीलिंग्स बदलती है, उसकी सेंसिबिलिटीज बदलती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बदलती है. देयर इज नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दीज मैटर्स. तो इसमें लॉ कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसा हमारे राइटर कहते हैं. लेकिन एक आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ऑल्दो हमें कोई बताता नहीं है कि हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए या इस तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन मुझे बताओ एज
एज अ ह्यूमैनिटी के चलते क्या आप किसी से इज्जत से बात करेंगे या ऐसी उनको विदाउट एनी रिस्पेक्ट से बात करेंगे? ये चीज डिसाइड करेगी कि लाइफ में आप कितना आगे रहेंगे और कितना पीछे। मैं आपको सिंपल एक बात बता देती हूँ कि आप जिस तरह से हम बोलते हैं ना, चलो आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। टू गेट रिस्पेक्ट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको पहले देनी पड़ेगी। दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती कि आप सबसे ऑर्डर करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट सब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा कहीं नहीं होने वाला। अगर आपको चाहिए कि आपकी इज्जत हो इस दुनिया में तो पहले आपको सबकी इज्जत करनी पड़ेगी। भले ही लॉ नहीं कहता, कोई हमें सिखाता नहीं है, कोई हमें बताता नहीं है, बट ये हमारी इनर ड्यूटी होती है जो हमें करनी चाहिए। दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। कहने का मतलब क्या कि अगर लीगल ऑफेंस नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इस केस में कोई डैमेज नहीं होता या इंसान की कोई इंटेंशंस नहीं बदलते या उनको कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे जो है ना, जिनसे इज्जत से बात नहीं करते, बच्चे बुली जिनको करते हैं, वो ना काइंड ऑफ कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। अब ये मेंटल हेल्थ कोई देखने वाला है क्या? आपको तो पता है कोरोना वायरस में ये मेंटल हेल्थ का कितना ऊपर इशू आता है ना, बट ये मेंटल हेल्थ कोई देखता है क्या? हम तो जिसको चढ़ाना होता है चढ़ा के निकल जाते हैं, हम तो खुशी खुशी रह लेते हैं। लेकिन जिस बच्चे को या जिस आदमी को हम चढ़ाते हैं या जिनसे हम इज्जत से बात नहीं करते, उनपे एक लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट बन जाता है जो कि उनके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इट इज प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वाज मच मोर एक्यूटली हर्ट बाय व्हाट ही रिगार्डेड एज अ स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड अ किक ऑन द शिन्स फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रिड्रेस। अब ये क्या बोलते हैं कि आई नो, वो उनको ऐसा नहीं है कि लिफ्ट मैन को बुरा नहीं लगा होगा, उनको लगता, वो भी तो ऐसा सोच सकते हैं ना कि यार मैं नीचा काम करता हूं इसलिए लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, ठीक है, तो वो इनके माइंड में बैठ गया होता। लेकिन अगर वही उनने उसकी जगह पे, अगर सिर्फ बाहर निकालने की जगह पे सीधा उनके पैर पे किक दिया होता, वो पैसेंजर के मारा होता खींच के, तो ऑल्दो उनको मजा आया होता कि बदला लिया, लेकिन फिर उनके अगेंस्ट एक लीगल पनिशमेंट तैयार हो जाती, उनको लीगली वो लीगली ऑफेंड कर देते लॉ को और फिर उनको पनिशमेंट मिलती। The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. भले ही अगर तुम्हें चोट लगी, कोई कट लगा है, तो मान लिया वो 2-3 घंटे में ठीक होता है, लेकिन अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची है या आपके प्राइड को चोट पहुंची है तो उसके वजह से आपका एक दिन पूरा खराब हो सकता है। सुबह सुबह मम्मी आपसे कुछ बोल देती कि तू कुछ कर नहीं सकता, तो कोई काम नहीं करता, तो यहाँ पे आपकी मम्मी ने मारा नहीं है, लेकिन एक ऐसी सेंसिटिव जगह छू ली है जिसकी वजह से आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अभी तो मैंने मम्मी का एग्जांपल दिया, बट टेक्निकली किसके साथ होता है? फ्रेंड्स के साथ होता है। तो कहने का मतलब कि जो चोट दिखती नहीं ना वो ज्यादा जोर की लगती है, ठीक है, जो चोट हमें दिखती नहीं है वो ज्यादा जोर की लगी होती है। तो वैसे ही मे बी लिफ्ट मैन के साथ भी तो हो सकता है। I can imagine that lift man denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. अब वो कैसे शांत हो सकता है लिफ्ट मैन कि वो सीधा उसको ऊपर पहुंचाते, जहां वो जा रहा है काम करे, वो भी अपना काम खत्म करके घर जाए, अपनी वाइफ से बात करे, तब जाके उसका मन शांत होगा। For there are few things more catching than bad temper and bad manners. तो bad manners और bad tempers की वजह से ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम enlist नहीं कर सकते हैं। When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. अब क्यों ये bad temper या bad manners एक इफेक्ट बनते हैं या environment को poison कर देते हैं? देखो, इमेजिन करो, यहाँ पे इन्हें एक एग्जाम्पल दिया है कि जो बॉस थे ना, उनने एम्प्लॉय को डांटा, एम्प्लॉय ने उसके अपने टीममेट को डांटा, टीममेट ने अपने नीचे वाले को डांटा, नीचे वाले ने अल्टीमेटली अपने नीचे वाले को डांटा। कहने का मतलब कि एक इंसान से बना हुआ एंगर कितने लोगों के थ्रू पास करके गया और कितने लोगों का उसने दिन खराब किया। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सर एंथनी एब्सोल्यूट ने किसको डांटा? कैप्टन एब्सोल्यूट को। कैप्टन एब्सोल्यूट ने जाके अपने नीचे वाले बंदे को डांटा, दैट इज फैग। फैग ने जाके अपने नीचे वाले बंदे को डांटा, पेज बॉय। अब ये आपका एक कॉमेडी पॉइंट है, एक बुक है, एक पार्ट ऑफ द
स्टोरी है जिससे ये उठाया गया है आपको ये सिचुएशन समझाने के लिए। ऐसा भी आपने इनफैक्ट यहाँ पे तो छोड़ो, आपने घर पे देखा होगा कि जब पापा मम्मी को डांटते तो मम्मी आपको
If you really like the video, do hit the like button and subscribe for latest notifications. Do share with all your friends, and if you really like the video, let us know in the comment box. You can follow us on various platforms shown on the screen. So, bye-bye. See you in the next lecture.